हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 होगा। इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड को पढ़ेंगे जो होगा लेटिस एनर्जी। और इसी लेटिस एनर्जी के ट्रेंड की मदद से हम काफ़ी सारी स्पीशीज के मेल्टिंग पॉइंट को भी कंपेयर करेंगे। आप लोगों को याद हो तो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर सवालों में मेल्टिंग पॉइंट और लेटिस एनर्जी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखना और इस वीडियो के बाद मुझे ये ज़रूर बताना जो वीडियो में पढ़ाया वो तुम्हें समझ आया या नहीं आया। और साथ ही साथ मुझे ये सजेस्ट भी करना कि एस ब्लॉक के जब ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे, उन ट्रेंड्स के खत्म होने के बाद क्या मैं एक वीडियो सिर्फ एस ब्लॉक के ट्रेंड्स के सवालों पर बनाऊं या फिर आपको इतने सवाल ही सफिशिएंट है। तो ये सजेस्ट भी करना। आइए अब शुरू करते हैं हमारा एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आज के इस लेक्चर में हम हमारे एस ब्लॉक के ट्रेंड्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था। इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल में आपको रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना था इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल कौन से थे? HgCl2। HgCl2 में चार्ज था +2, CdCl2 फिर से +2, ZnCl2 +2 चार्ज के साथ और CCl4 +4। PbCl2 में चार्ज था +2, NaCl में +1 और AlCl3 में चार्ज था +3। आप लोगों को याद हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पॉजिटिव चार्ज के। सबसे पहले मैंने यही कहा था कि चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है। चार्ज के बाद हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? CCl4, इसके बाद AlCl3। अब बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मेरे पास 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें चार्ज +2 है, चार्ज सेम है। अब अगर चार्ज सेम आ जाए तो मैंने कहा था कि चार्ज सेम आने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी होगी। तो यहां पर इनर्ट पेयर वाला एलिमेंट था हमारे पास PbCl2। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर PbCl2 का होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उस डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अब डी ब्लॉक के 3 एलिमेंट्स थे। इन तीनों में मैंने बताया था, इन तीनों में HgCl2 का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर CdCl2, फिर होगा ZnCl2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए डी ब्लॉक में मैंने कहा था साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा HgCl2 का, फिर CdCl2, फिर ZnCl2। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaCl में, क्योंकि NaCl में चार्ज क्या है? सबसे कम। तो ये पूरा ऑर्डर होगा जो लास्ट सवाल दिया था लास्ट वीडियो का, उसका पूरा ऑर्डर ये होगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है लेटिस एनर्जी के ट्रेंड को। तो लेटिस एनर्जी के ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना होगा लेटिस एनर्जी होता क्या है। तो अगर बाय डेफिनेशन में कहूं तो लेटिस एनर्जी इज एन एस्टिमेट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन आयोनिक कंपाउंड्स। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस बाइंड टू फॉर्म एन आयनिक सॉलिड। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो मान लीजिए मैंने यहां पर 1 मोल A+ आयन लिए और 1 मोल B- आयन लिए। ये दोनों आयंस गैसियस फॉर्म में लिए 1-1 मोल। अब ये 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन अगर मिलकर कोई AB लेटिस बना लेते हैं, AB अगर ये लेटिस बना लेते हैं, AB लेटिस बनने का मतलब क्या होगा? लेटिस का मतलब होगा कि A+ और B- आयन, काफी सारे A+ और B- आयन आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे? एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक रेगुलर मैनर में ये क्या करेंगे? आपस में बाइंड हो जाएंगे।
तो जब ये A+ और B- आपस में एक रेगुलर अरेंजमेंट में बाइंड होंगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक A+ को बहुत सारे B- सराउंड करेंगे। ये A+ को यहां पर जैसे B- ने सराउंड किया है, यहां पर भी B- होगा, ऊपर भी, नीचे भी, काफी सारी डायरेक्शन से क्या करेगा, एक कैटायन को एनायन बहुत सारी डायरेक्शन से सराउंड करेगा। और जितने अपोजिट चार्ज पास होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक्चुअल में आइसोलेटेड A+ आयन और B- आयन कंबाइन हुए और उन्होंने एक सॉलिड बना लिया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लिया, एक 3D सॉलिड बनाया। इस 3D सॉलिड में अपोजिट चार्जेस बहुत पास आ गए जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहां पर जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इनिशियली तो मेरे पास चार्जेस थे जो काफी अनस्टेबल थे, लेकिन प्रोडक्ट मेरे पास जो बना वो काफी ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल प्रोडक्ट बना है तो यकीनन इस प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई एनर्जी जरूर रिलीज हुई होगी। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कब रिलीज होगी, जब एक मोल अपोजिट चार्जेस कंबाइन करके लेटिस बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो है लेटिस एनर्जी। अब ये लेटिस एनर्जी एक्चुअल में किस बात पर डिपेंड करेगी, कितना लेटिस के अंदर अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा लेटिस के अंदर अट्रैक्शन होगा उतना लेटिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और लेटिस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा इस प्रोसेस के दौरान। तो लेटिस एनर्जी एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ लेटिस को भी बताती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट के भी। लेटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि लेटिस एनर्जी इनडायरेक्टली हमें स्टेबिलिटी को बता रही है कि एक लेटिस कितना स्टेबल है। अगर लेटिस ज्यादा स्टेबल होगा तो हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस लेटिस को मेल्ट कराने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी लेटिस एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो ये लेटिस एनर्जी पे सवाल या तो डायरेक्ट आ जाएगा या फिर सवाल आएगा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी सवाल इसी लेटिस एनर्जी से हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले तो लेटिस एनर्जी को समझते हैं। ये लेटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेटिस एनर्जी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के। कैटायन पे कितना चार्ज है, एनायन पे कितना चार्ज है। जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा और जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतनी लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ता है, अपोजिट चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता है उतना अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी तो बढ़ेगा ही। दूसरा, लेटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा साइज होगा कैटायन और एनायन का उतना उन दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अपने आप अट्रैक्शन घटेगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली है, साइज के इनवर्सली है। और इन्हीं प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं यहां पर हटाऊं तो मैं यहां से कह सकता हूं, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा के। चार्जेस को अगर देखें तो चार्ज हमारे पास कैटायन का भी है, एनायन का भी है, अपॉन साइज की अगर बात करें तो साइज को हम रेडियस की फॉर्म में देखते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो ओवरऑल मेरे पास लेटिस एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाता है ये। इस रिलेशन में Q प्लस Q माइनस चार्ज है, R प्लस और R माइनस क्या है, ओवरऑल साइज। जो कैटायन और एनायन मिल रहे हैं उनका ओवरऑल साइज शो करेगा रेडियस। K क्या है यहां पर, K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि एक्चुअल में क्या दिखाएगा, ये K हमें पैकिंग के बारे में जानकारी देगा। ये एक्चुअल में जो कॉफिशिएंट है वो पैकिंग कॉफिशिएंट भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये कॉफिशिएंट हमें पैकिंग की जानकारी देगा कि उस लेटिस में आयंस किस तरीके से पैक है। क्या वो अरेंजमेंट FCC है, या फिर वो अरेंजमेंट BCC है, या फिर एंड सेंटर्ड है, या सिंपल क्यूबिक है। इस तरह की जानकारी भी हमें K से मिल सकती है।
तो अब यहां से इस रिलेशन से अगर मैं लेटिस एनर्जी को देखूं तो इस रिलेशन से मुझे ये पता लग गया कि लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली है। सबसे पहले तो चार्ज देखेंगे हम, क्योंकि चार्ज डोमिनेंट फैक्टर था, ये बात फजान ने स्टार्टिंग में ही कह दी। तो लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली है। उसके बाद लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, और साइज के इनवर्सली चलेगा लेटिस एनर्जी। साइज जितना ज्यादा उतना लेटिस एनर्जी का। इसके अलावा एक और फैक्टर आ गया इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वजह से। ये फैक्टर क्या दिखाएगा? पैकिंग। लेटिस के अंदर आयंस का क्या पैकिंग है, इसके ऊपर भी लेटिस एनर्जी डिपेंड करने वाली है। एक क्रिस्टल के अंदर आयंस किस तरीके से पैक हैं, इस पर भी लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगी। तो लेटिस एनर्जी ओवरऑल 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और इन तीनों फैक्टर से लेटिस एनर्जी भी चेंज होगा, और लेटिस एनर्जी के चेंज होने से मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होने वाला है। तो ओवरऑल यही फैक्टर्स होंगे जो मेल्टिंग पॉइंट को भी गवर्न करेंगे और लेटिस एनर्जी को। तो आइए अब इन तीनों फैक्टर्स को लगाना शुरू करते हैं। इन फैक्टर्स को कैसे लगाना है इस चीज को समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर हमने लिया है LiI लिया, LiBr, LiCl और LiF। हमें क्या करना है यहां पर? लेटिस एनर्जी का, हर एक एग्जांपल में हमें लेटिस एनर्जी के ऑर्डर को निकालना है, और लेटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वही मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होने वाला है। तो अगर सवाल लेटिस एनर्जी पे आएगा तब भी यही आंसर होगा, अगर सवाल मेल्टिंग पॉइंट पे आए तब भी यही आंसर होगा। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास LiI है जहां पर चार्ज होगा +1 -1, LiBr में चार्ज +1 -1, LiCl में चार्ज +1 -1, LiF की बात करें तो यहां पर भी चार्ज +1 और -1 है। तो अगर सबसे पहले फैक्टर को देखें तो चार्ज तो सब पे सेम आ गया। अगर चार्ज सब पे सेम आ गया तो अब लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो अब मुझे साइज का फैक्टर देखना होगा। और अगर साइज के फैक्टर में देखूं तो कैटायन तो सभी में सेम है, Li+ कैटायन है, उसका साइज तो कांस्टेंट है। अब एनायन के साइज को अगर देखें तो एनायन है F-, Cl-, Br-, I-। तो अगर यहां पर एनायन को देखें तो हम हेलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमें पता है बढ़ता है, और साइज जितना बढ़ेगा उतना लेटिस एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो यहां पर अगर लेटिस एनर्जी की बात करें तो F- का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए लेटिस एनर्जी LiF की सबसे ज्यादा होगी, फिर LiCl, फिर LiBr, और सबसे कम होगी LiI की, क्योंकि I- का साइज सबसे बड़ा है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा Li के हेलोजन कंपाउंड्स का, Li के हैलाइड्स का। इसी तरीके से अगर सेम सवाल तुम्हें वो सोडियम के लिए पूछ ले, एल्कली मेटल्स में ही एक नीचे आ गया, Li की जगह अब मैं सोडियम ले रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास NaI है, NaBr है, NaCl है और NaF है। फिर से वो पूछ ले कि लेटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सब पे चार्ज तो सेम है, +1 -1, चार्ज सब पे सेम है। तो यहां पर भी क्या देखना है हमें? साइज। साइज भी किसका देखेंगे? साइज भी देखेंगे एनायन का, क्योंकि कैटायन तो सब में सेम है। एनायन का साइज देखना है। एनायन में अभी अभी देखा है हमने F- का साइज सबसे छोटा है, तो F- का साइज सबसे छोटा, तो लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा NaF की, फिर NaCl, फिर NaBr, और सबसे कम होगी किसकी? NaI की। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी अल्कली मेटल आ जाए, कोई भी अल्कली मेटल है और उसमें सेम ऑर्डर अगर आपको निकालना है, मान लो तुमने कोई भी अल्कली मेटल M ले लिया, M यहां पर क्या है? कोई भी अल्कली मेटल लेके चल रहा हूं मैं। अब अल्कली मेटल कौन सा हो सकता है? Li हो सकता है, Na हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, कोई भी अल्कली मेटल है, मान लो M। और तुम्हें इन अल्कली मेटल्स के हैलाइड दे दिए जाए और ये ऑर्डर निकालना हो तुम्हें लेटिस एनर्जी का, तो हर एक केस में जो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सेम रहने वाला है। सबसे ज्यादा फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी होगी, फिर क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड, और सबसे कम होगी आयोडाइड की, क्योंकि आयोडाइड का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो अगर एल्कली मेटल में ये ऑर्डर आ जाए तो सिंपली सभी एल्कली मेटल्स के लिए ये सेम ऑर्डर रहने वाला है, लेटिस एनर्जी का भी और मेल्टिंग पॉइंट का भी।
अब नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। एल्कलाइन अर्थ मेटल का यहां पर एक एग्जांपल लिया, MgI2, MgBr2, MgCl2 और MgF2। फिर से लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले अगर चार्ज को देखें, क्योंकि चार्ज सबसे डोमिनेंट फैक्टर है, तो चार्ज तो सब पे बराबर है, चार्ज तो सब पे +2 -2 है। अगर चार्ज सब पे सेम है तो साइज के फैक्टर पे जाते हैं, और साइज की अगर बात करें तो कैटायन सब में सेम है, तो साइज सब में कैटायन का तो सेम होने वाला है। एनायन की अगर बात करें तो एनायन में F- का हमें पता है साइज सबसे छोटा होगा, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-। I- सबसे बड़ा है तो I- का लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगा। लेटेस्ट एनर्जी यहां पर कंसेप्ट क्या चलेगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कंसेप्ट लगाना है। तो I- साइज सबसे बड़ा है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम। सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी, फ्लोराइड की। अगेन इसका साइज सबसे छोटा है तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। अब ऐसे ही सवाल तुम्हारे पास आ जाए, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम में भी जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। कैल्शियम के केस में भी जो ऑर्डर होगा, फ्लोराइड का लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, आयोडाइड का सबसे कम। बिल्कुल सेम रीजन है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते जाना। कैल्शियम का सवाल आ जाए तब भी यही रहेगा। इवन इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए ये ऑर्डर आ जाए, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए मान लो तुम्हें लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर निकालना है इन स्पीशीज के लिए, तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड का होगा और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी होगा आयोडाइड के लिए, किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। यहां पर M क्या है, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, कुछ बच्चों को तो इसमें भी कंफ्यूजन होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। ये चारों के चारों क्या है, हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान रखना बेरिलियम को यहां पर इंक्लूड मत कर देना, बेरिलियम नहीं होता। तो बेरिलियम का केस आएगा तो अलग ऑर्डर बनेगा, उसका क्या ऑर्डर होगा ये वीडियो के एंड में देखेंगे। लेकिन अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आए तब ये ऑर्डर बिल्कुल सेम रहने वाला है लेटेस्ट एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से लेटेस्ट एनर्जी को निकालना है। अब यहां पर अगर देखें तो हमारे पास चार्जेस कितने हैं, सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। चार्जेस को अगर देखें तो अब मेरे पास चार्ज अलग अलग है, और लेटेस्ट एनर्जी जो है वो तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, Na3N का, तो चार्ज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा। फिर होगा Na2O, और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी किसका होगा, NaF का। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है, चार्ज के हिसाब से ये ऑर्डर आ जाएगा, चार्ज के हिसाब से ये ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे पहली स्पीशीज है NaF। NaF में चार्ज क्या है, +1 -1। MgO की बात करें तो चार्ज बढ़ गया, +2 -2। ALN की बात करें तो यहां पर अगेन चार्ज बढ़ गया, +3 -3। SiC की अगर बात करें तो यहां पर भी चार्ज बढ़ेगा, +4 और -4। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका, SiC का। और हम जानते हैं लेटेस्ट एनर्जी अगेन चार्ज के डायरेक्टली होता है, तो SiC का सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी, फिर ALN का, फिर MgO का, और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी होगा NaF का, बिकॉज चार्ज सबसे कम है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करें तो ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनना। BeCl2 और MgCl2 का अगर कंपैरिजन आ जाए लेटेस्ट एनर्जी का, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, चार्ज को निकालोगे। अब यहां पर चार्ज अगर निकाले तो चार्ज दोनों पे सेम आ गया। अब चार्ज दोनों पे सेम आने के बाद तुम कहोगे कि लेटेस्ट एनर्जी तो साइज पर डिपेंड करता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहां रिलेशन लगाऊं तो Be2+ का साइज छोटा है Mg2+ के कंपैरिजन में। Be सेकेंड पीरियड का है, Mg थर्ड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड का साइज छोटा होता है, तो यहां पर Be का साइज छोटा होने की वजह से तुम कहोगे कि BeCl2 का लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यहां पर ये ऑर्डर काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा,
क्योंकि BeCl2 की अगर बात करें तो BeCl2 एक प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड है, और जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो लेटिस नहीं बनाने में विश्वास रखते। लेटिस बनाते हैं तो भी बहुत वीक लेटिस होता है, कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड, पहली बात तो लेटिस ही बहुत कम बनाता है, और अगर बनाता है तो बहुत वीक लेटिस होता है इसका। ये क्या करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जनरली, ये पॉलीमर या डाइमर का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, पॉलीमर या डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि MgCl2 की अगर बात करें तो MgCl2 क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, और जितने भी आयोनिक सॉलिड हैं वो क्या बनाते हैं, लेटिस बनाते हैं। जब लेटिस बनेगा तभी तो लेटिस एनर्जी रिलीज होगी। अगर लेटिस ही नहीं बना तो लेटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी नहीं आ सकता। तो अगर BeCl2 और MgCl2 में कंपैरिजन हो तो MgCl2 क्योंकि आयोनिक है तो MgCl2 का लेटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली यहां पर NaCl और CCl4 की अगर कंपैरिजन करें तो NaCl में चार्ज +1 -1, CCl4 में चार्ज +4 -4। अब तुम कहोगे कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, तो चार्ज के हिसाब से अगर देखें तो CCl4 का लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन अगेन यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि CCl4 फिर से कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर कोवेलेंट है तो यहां पर लेटिस बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो बहुत ही वीक लेटिस होगा। जबकि NaCl हम लोग जानते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, ये यहां पर एक आयोनिक कंपाउंड है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटिस बनाता है, बहुत स्टेबल लेटिस बनाता है। तो जब लेटिस बना है तभी तो लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर NaCl का लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहां पर याद रखना, जब भी लेटिस एनर्जी का कंपैरिजन आए और कोवेलेंट और आयनिक स्पीशीज हो, तो यहां पर चार्ज और साइज को आपको देखना ही नहीं। कोवेलेंट का लेटिस हमेशा कम होता है आयनिक के कंपैरिजन में, क्योंकि आयनिक ही एक्चुअल में लेटिस बनाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक टिपिकल सा एग्जांपल है जहां पर हमारे नॉर्मल जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। यहां पर हमने लिया है LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl का केस। इन केसेस में सबसे पहले लेटिस एनर्जी को निकालने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले तो चार्ज निकालते हैं। चार्ज अगर देखें तो सब पे सेम आ गया। चार्ज अगर सब पे सेम आ गया तो हम लोग जानते हैं लेटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली चलता है। साइज का अगर कंपैरिजन करें तो एनायन तो सबका सेम है। साइज का कंपैरिजन करें तो केवल कैटायन को देखना है हमें, और कैटायन में हम जानते हैं Li+ का साइज सबसे छोटा है। एल्कली मेटल में सेकंड पीरियड का है ये, तो अगर इसका साइज सबसे छोटा है तो आप कहेंगे इसका लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। फिर NaCl का, फिर KCl, फिर RbCl, और सबसे कम होगा CsCl, क्योंकि Cs+ का साइज सबसे बड़ा है। लेकिन यहां पर LiCl जो होता है, ये बात ध्यान रखना, LiCl जो होता है, Li+ बहुत छोटा है। Li+ का जो साइज है सेकेंड पीरियड का, Li+ जो है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा कैटायन हो तो कल के लेक्चर में हमने देखा था पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये जो LiCl है ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बन जाता है, और अभी अभी बताया था अगर कोई कोवेलेंट बन गया तो उसकी लेटिस एनर्जी तो बहुत कम हो जाती है। बाकी NaCl और CsCl तक देखें, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, इन सबको देखें तो ये सारे क्या है, आयोनिक सॉलिड। अगर आयोनिक सॉलिड है तो यहां पर तो लेटिस एनर्जी के ऑर्डर को निकालने के लिए साइज का ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन यहां पर क्योंकि कोवेलेंट आ गया तो कोवेलेंट का तो लेटिस सबसे वीक रहने वाला है। लेटिस एनर्जी इसका सबसे कम होगा LiCl का। उसके बाद किसका आएगा, CsCl, फिर RbCl, फिर KCl, और सबसे ज्यादा किसका होगा, NaCl का। यहां पर ये सारे आयनिक कंपाउंड्स जो थे, इन आयनिक कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी को तो बस साइज के हिसाब से निकाल लेंगे। साइज जिसका कम होगा उसकी लेटिस सबसे ज्यादा, और साइज जिसका सबसे बड़ा उसकी लेटिस एनर्जी सबसे कम। Cesium+ का साइज सबसे बड़ा था तो इसकी लेटिस एनर्जी सबसे कम थी।
लेकिन क्योंकि एक कोवेलेंट था यहां पर कंपाउंड, तो उस कोवेलेंट कंपाउंड का लेटिस एनर्जी इन सबसे भी कम रहेगा, इन आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में भी सबसे कम रहने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है। अब यहां पर भी फिर से LiBr है, NaBr, KBr, RbBr, CsBr, इन सब में चार्ज सब पे सेम है। चार्ज सब पे सेम है तो साइज वाला फैक्टर देखना है, लेकिन साइज वाले फैक्टर से भी ये बात ध्यान में रखना कि Li प्लस अगेन बहुत छोटे साइज का है। Li प्लस छोटे साइज का था, इसने Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करा लिया और कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर ये Li प्लस Cl माइनस में कोवेलेंट कैरेक्टर को इंड्यूस करा सकता है तो Br माइनस तो उससे भी बड़ा होता है। Br माइनस की पोलराइजेबिलिटी Cl माइनस से भी ज्यादा है, क्योंकि Br माइनस का साइज बड़ा है, तो Br माइनस को तो डिस्टॉर्ट कराना और भी आसान है। तो LiBr में तो कोवेलेंट कैरेक्टर और भी ज्यादा होगा। तो फिर से ये जो LiBr है ये कैसा हो जाएगा, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो जब भी कोई कोवेलेंट आए तो उसका लेटिस एनर्जी सबसे पहले क्या करो, सबसे कम कर दो। आयनिक के कंपैरिजन में कोवेलेंट का सबसे कम होगा। उसके बाद अगर आयोनिक सॉलिड्स बचते हैं, जैसे कि यहां पर ये चारों आयनिक सॉलिड है, तो यहां पर सबसे पहले तो चार्ज को देखो, चार्ज सब पे सेम है। चार्ज सेम आने के बाद अब साइज के हिसाब से चलो, साइज जिसका सबसे छोटा उसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो NaBr की लेटिस सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद KBr, फिर RbBr, फिर आएगा CsBr क्योंकि साइज सबसे बड़ा है सीजियम प्लस का, और उसके बाद आएगा कोवेलेंट वाला LiBr। तो इस बात का ध्यान रखना, यहां से जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं वो नोट कर लेना, स्पेशल मार्क करके, स्टार लगा के, कुछ भी करके अलग पेन से लिख लेना। बेशक आयनिक कोवेलेंट में कंपैरिजन आए तो कोवेलेंट का बहुत कम होगा, आयनिक का ज्यादा। और आयनिक में कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले चार्ज को देखो, फिर साइज को देखो, और कुछ केसेस में आपको पैकिंग का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये जो LiCl, NaCl, KCl वाला ये जो सवाल करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में ही आपको प्रीवियस ईयर में काफी सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे जहां पर वो पूछेगा कि LiCl और NaCl में बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आप लोग यहां से जानते हैं LiCl का लेटिस एनर्जी तो बहुत कम है, NaCl का लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा। जिसका लेटिस एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो उसे मेल्ट कराने में टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा। तो आंसर क्या होगा, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है LiCl के कंपैरिजन में। ये बहुत कॉमन सा सवाल है जो पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहां पर आपको पूरा ही ऑर्डर समझा दिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से हमने क्या किया, एल्कली के फ्लोराइड्स को लिया और इन फ्लोराइड्स की लेटिस एनर्जी को कंपेयर कराना है। अब फ्लोराइड के केस में याद रखना जो F- होता है, फ्लोरीन तो हम जानते हैं F- जो होता है वो ब्लैक शीप है, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये जिस भी एटम के साथ जुड़ जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेती है। तो F- तो कभी भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर तो जाने ही नहीं देगा, ये तो दूसरों के घर भी लूट लेती है, तो अपने घर से तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाने बिल्कुल ही नहीं देगा। तो F- की जो पोलराइजेबिलिटी होती है, F- की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होती है, इसीलिए यहां पर जो LiF बनता है ये आयोनिक है। LiF जो यहां पर बना ये कैसा है, आयनिक नेचर का होता है। क्यों है आयनिक, क्योंकि Li+ अब F- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करा पाएगा, और जब तक डिस्टॉर्शन नहीं होगा तब तक कोई ओवरलैप हो ही नहीं सकता। तो ये तो प्योरली कैसा रहता है, आयनिक। अब ये सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं, आयनिक, और आयनिक सॉल्ट है तो लेटिस एनर्जी बस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। साइज सबसे छोटा Li+ का है तो इसका लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर NaF, फिर KF, RbF, और सबसे कम लेटिस होगा CSF का, क्योंकि CS+ का साइज सबसे बड़ा होता है। तो आई थिंक आपको इन एग्जांपल्स की मदद से लेटिस एनर्जी के ऑर्डर निकालने आगे होंगे। अब इन एग्जांपल्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के ऊपर सवाल देखने को मिल जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपको इन स्पीशीज का निकालना है। AlF3 है, AlCl3 है, AlBr3 है, AlI3 है। अब इन स्पीशीज का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। इन स्पीशीज में अगर चार्ज को देखें तो चार्ज तो सब पे सेम है, +3 -3। यहां पर भी +3 -3 है, सभी स्पीशीज पे चार्ज +3 -3 है। ये क्या है? AlI3 है। ये सब पर अगर चार्ज सेम है तो आप कहेंगे साइज के हिसाब से जाएंगे। अब अगर यहां पर साइज के हिसाब से जाएं तो साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे छोटा साइज होने की वजह से आपका आंसर आना चाहिए AlF3 का लेटिस सबसे ज्यादा होगा, लेटिस एनर्जी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। फिर AlCl3 का, फिर AlBr3 का, और फिर होगा AlI3। लेकिन ऐसा आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लेटिस एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हम चार्ज को देखते हैं, चार्ज के बाद सेकंड जो फैक्टर देखना होता है वो पैकिंग है, उसके बाद हम साइज के फैक्टर को देखते हैं। पिछले सवालों में तो सबका पैकिंग ऑलमोस्ट सेम था, इसीलिए मैंने इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। लेकिन इन सवालों में जो अब कराऊंगा इनमें पैकिंग वाला फैक्टर भी आ रहा है। जैसे यहां पर अगर बात करें AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3 की, तो यहां पर जो AlI3 है, सबसे पहले बताऊं तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। बाकी AlCl3, AlBr3, AlI3 ये तीनों के तीनों कोवलेंट नेचर के हैं। आयनिक और कोवलेंट में आप लोग जानते हैं कि आयनिक और कोवलेंट में सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी जो होती है वो आयनिक की, तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी कहूं या मेल्टिंग पॉइंट कहूं वो AlF3 का सबसे ज्यादा होगा। अब इन तीनों कोवलेंट में अगर कंपैरिजन करें तो इन तीनों कोवलेंट में AlCl3 की अगर बात करें तो जब AlCl3 सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है? पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों को आगे जाके मैं बताऊंगा भी ये क्या करता है, 2D लेयर्ड फॉर्म में पॉलीमर बनाता है। जबकि AlBr3 और AlI3 की बात करें तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर की फॉर्म में। अब अगर पॉलीमर और डाइमर का कंपैरिजन आ जाए तो जो पॉलीमर होता है उस पॉलीमर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कहीं पर ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी या मेल्टिंग पॉइंट कहें तो मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर में ज्यादा होगा डाइमर के कंपैरिजन में। तो यहां पर नेक्स्ट स्पीशीज जो आएगी वो आएगा AlCl3। कारण क्या है? कारण है पॉलीमर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होना। अब ये दो डाइमर आ गए, अगर तुम्हारे पास डाइमर आ जाए काफी सारे या ट्राइमर आ जाए तो कुछ नहीं करना। कोवेलेंट के केस में अगर बहुत सारे डाइमर या ट्राइमर आ जाए तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से चलना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। कल के लेक्चर में मैंने बताया था जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है। वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ती है। तो अब इन दोनों में अगर मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? AlI3 का। और नेक्स्ट क्या होगा? AlBr3। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा AlBr3 का। तो इस तरह के कंपैरिजन में ध्यान रखना, सबसे पहले तो आयोनिक, उसके बाद ये तीन कोवेलेंट थे, इन तीनों कोवेलेंट में AlCl3 आया। क्यों आया? क्योंकि ये पॉलीमर नेचर का था। फिर इन दोनों में ये डाइमर थे, इन डाइमर में क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट जिसमें ज्यादा उसकी लेटिस एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। तो इस तरीके से आपको मेल्टिंग पॉइंट और लेटिस एनर्जी को कंपेयर करते हुए चलना है। हर एक पॉइंट को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। और इसके अगर मैं प्रीवियस ईयर में सवाल देखूं तो इस टॉपिक से बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए दोबारा रिपीट करना, चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं होगी इसके सवाल करने आपको मुश्किल हो जाएंगे। अब एक सवाल है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। कल के वीडियो में इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, तब तक आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर को बताना, इस सवाल का क्या आंसर होने वाला है।
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स भी आपने सीखे हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं ये सारे, मेन ग्रुप को अगर आगे बढ़ाना है तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी गुड लक सभी को जिनके पेपर पास आने वाले हैं, जिनके पेपर बहुत क्लोज आ चुके हैं, उन सबको गुड लक मेरी तरफ से। घर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।